तीसरा पाठ का नाम है जनसंख्या संगठन। पाठ नंबर 3 है और 12वीं क्लास के भूगोल जिसे आप विश्व भूगोल के नाम से जानते हो, पाठ नंबर रहेगा 3 जनसंख्या संगठन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, केवल सब्जेक्टिव है। थंबनेल यहाँ गड़बड़ा गया है और यहाँ से केवल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना देखोगे ना इस वीडियो में सब के सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबरिया 5 नंबरिया भी निकल जाता है। ये पाठ बहुत छोटा सा पाठ है, मतलब हम बता दें आपको, पहला पाठ के अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पाठों में से विश्व भूगोल में से दूसरा सबसे छोटा पाठ है। इसमें हम सबसे पहले आपको आंकड़ा दिखा देते हैं कि बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो बाबू, सबसे पहले यहाँ से देखोगे 2013 में कौन 1 नंबरिया नहीं पूछा है, 2018 में 1 नंबरिया पूछा है और 2 नंबरिया 2016 में पूछा है। अब 5 नंबरिया इस पाठ से कोई आज तक आया नहीं है। देख लो 5 नंबरिया इस पाठ से कौन साल में अभी तक पूछा नहीं है, 2023 2024 कहीं नहीं पूछा है। लेकिन 1 नंबरिया पूछता है। 1 नंबरिया देखो 2020 में 2 को पूछा था, बाकी सब हर साल 1 नंबरिया 2 नंबरिया। यहाँ देखो 2 नंबरिया 1 पूछता है। इस पार्ट से केवल आपको 2 नंबरिया और 1 नंबरिया देखने को मिलेगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इस पाठ में आज तक कुल कितना कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो भारत में घटते शिशु लिंग अनुपात के कारण लिखना है और आयु संरचना से आप क्या समझते हैं इसका महत्व लिखना है। और ये तो हुआ पिछले साल के क्वेश्चन, लेकिन आगामी क्वेश्चन देखोगे ना अगले साल जो भी पेपर आने वाला है उसमें कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे हम विचार इस वीडियो में करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि हम तो पूरा सिलेबस बताएंगे आपको, वो क्वेश्चन पूछे ना पूछे अलग बात है, लेकिन हम पूरा आपको बताने वाले हैं। चलो पहला हमारा हेडिंग के नाम है पाठ नंबर 5 जनसंख्या संगठन। पहले हम यही समझ लेते हैं जनसंख्या संगठन होता क्या है। देखो मेरी जान, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनसंख्या की आयु, मतलब कहीं भी विशेष क्षेत्र में जहां लोगों की संख्या होती है ना वही जनसंख्या होता है। तो जनसंख्या का आयु मतलब कितना साल के हो, तो किसी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनसंख्या का आयु, लिंग अनुपात, जनजाति, साक्षरता दर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है तो उसी को जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो जनसंख्या संगठन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें लिंग अनुपात, जनसंख्या के आयु, साक्षरता दर इत्यादि के अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उसी को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन और उनकी विशेषता का भी अध्ययन किया जाता है। इस चैप्टर के अनुसार, इस चैप्टर में आप देखोगे तो नगरीय और शहरी, मतलब नगरीय और ग्रामीण दोनों मिलाकर पढ़ा जाता है। तो ये हुआ जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, आप यहाँ समझ लिए हो। अच्छा, पिछला चैप्टर में लिंग अनुपात बता दिया गया था, तो इसलिए इस फिर से पुनः इस वीडियो में बताना उतना ज्यादा हम अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वहाँ फुल पहले से ही बता दिए हैं। लेकिन फिर भी 1 मिनट लगेगा बताने में, कोई दिक्कत नहीं है। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि इस विशेष क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर जितना महिला पाई जाती है उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। दैट इज सेक्स रेशियो। तो किसी विशेष क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं पाई जाती है उसे हम बाबू क्या कहते हैं, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात के एगो सूत्र याद रखना, लिंग अनुपात बराबर क्या होता है, पुरुष बटा महिला गुणा 1000 है, सूत्र याद रखना, पुरुष बटा महिला गुणा 1000। ठीक है, आगे भारत के लिंग अनुपात कितना है, 943। अब विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात लाटविया में है, और जो 1187 महिला पर 1000 पुरुष अगर होंगे तो ना 1187 महिला, और सैकड़ा पर निकालोगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब विश्व के सबसे कम लिंग अनुपात 71 है। अब विश्व के लिंग अनुपात पूछा जाए तो 990 है। विश्व के लिंग अनुपात बताओ कितना है, 990 है। विश्व के लिंग अनुपात 990 है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करोगे तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, केरल में, और सबसे कम किस राज्य में है लिंग अनुपात, हरियाणा में। मतलब 1000 पुरुषों पर बहुत कम महिला हरियाणा में पाई जाती है। यहाँ ऐसा ही पुरुष छूछे रह जाते हैं, शादी भी नहीं हो पाता है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, पांडिचेरी में, और सबसे कम किस में है, दमन और दीव में। और भारत के लिंग अनुपात कितना है, 918। सॉरी, बिहार के लिंग अनुपात 918 है। ये सब लिंग अनुपात आपको याद होनी चाहिए। तो लिंग अनुपात की परिभाषा बेसिक से याद रखना, 1000 किसी विशेष क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर जितना महिला पाई जाती है उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम भी होता है। अब देखो भारत में घटते शिशु लिंग अनुपात के कारण, ये परीक्षा में देखेगा 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसे पूछेगा, भारत के घटते शिशु लिंग अनुपात के कारण क्या है। देखो पुरुषों के मुकाबले में महिला का ना दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, हालांकि आज तो वर्तमान समय में सुधार हो रहा है, लेकिन पहले का अगर बैकग्राउंड देखो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पीछे, तो उस समय महिला लड़कियों की संख्या बहुत कम हुआ करता था और पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा होता था। आज भी कहीं कहीं ऐसा हाल है,
तो आखिर इसमें हेडिंग ये मिलेगा कि आखिर महिलाओं की स्थिति इतना दयनीय क्यों है, हमेशा पुरुष की संख्या ज्यादा महिला की संख्या कम क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन बताना है। पहला रीजन है कि भ्रूण हत्या। आजकल हर एक माता पिता, अधिकांश लोग मतलब बच्चा चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट जो संतान हो ना लड़का हो, हमेशा लड़का ही चाहते हैं, लड़की को कोई जन्म लेना या देना नहीं चाहता है। किसी किसी की मानसिकता ठीक रहता है, किसी का बुरा होता है। तो भ्रूण हत्या, जन्म से पहले भ्रूण के लिंग की पहचान करके लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, इससे लिंग अनुपात घट जाता है, लड़की हमेशा कम हो जाती है। अब मान लो हम गर्भवती हैं, हालांकि मान लो मानना है, अब हम क्या करेंगे कि जाएंगे डॉक्टर के पास, परीक्षण कराएंगे, अंदर से फोटोकॉपी लेकर फोटो खींचकर परीक्षण उसे होता है एक्सरे दुका वाला, मतलब भ्रूण हत्या। तो एक्सरे ना यार, वो भ्रूण हत्या ऐसे कराया जाता है, प्रशिक्षण करके जांच कराया जाता है कि हमारे अंदर गर्भ में बच्चा है कि बच्ची है। तो अगर उसे पता चल जाए कि बच्ची है तो हम क्या करेंगे, मार देंगे। तो इसका मतलब है गर्भ में किसी लड़कियों को मार देना गर्भपात या भ्रूण हत्या कहलाता है। तो इसकी वजह से भी लड़की दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दूसरा है पुत्र वरीयता। लोग समाज में सबसे ज्यादा पुत्र को एकदम बहुत बड़का चीज मानते हैं, बहुत बड़का अवस्था पर रखते हैं, बहुत बड़का औधा पर समझते हैं, लड़कियों को नहीं समझते हैं। समाज में लड़कों की अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति के कारण लोग कन्या भ्रूण को नष्ट कर देते हैं। आज भी देखिए दान दहेज लड़कियों को न देने की वजह से भी ससुराल के लोग क्या करते हैं, उसे मार कर फेंक देते हैं। इससे भी लड़कियों के समाज में कहीं ना कहीं हीन दृष्टि से देखा जा रहा है और लड़की कम भी हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है। तीसरा है बेटी को आर्थिक बोझ समझते हैं। कुछ लोग बेटी जब हो जाती है मतलब हमारे घर में बेटी जब हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बेटी को अपना बोझ समझते हैं कि शादी कैसे करेंगे, दान दहेज कैसे देंगे। इस सब की वजह से भी लड़कियों को कोई जन्म देना नहीं चाहता है। इसकी वजह से हमारे समाज में लड़कियों की संख्या कम हो जाता है, अर्थात शिशु लिंग अनुपात की कमी दर्ज की जाती है। दहेज प्रथा, विवाह के समय दहेज देने की परंपरा के कारण लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। ये तीन को कारण ऐसा है ना जिसकी वजह से लिंग अनुपात घट जाता है। ठीक है, तो घटते लिंग अनुपात के क्या कारण है, यही तीन को कारण है, लिख देना। अनुकूल लिंग अनुपात किसे कहते हैं, प्रतिकूल लिंग अनुपात किसे कहते हैं, दोनों हेडिंग एक ही में डाल दिए हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा अनुकूल लिंग अनुपात किसे कहते हैं, प्रतिकूल लिंग अनुपात किसे कहते हैं। याद रखना, अगर पुरुषों के मुकाबले में लड़की की संख्या ज्यादा है तो अनुकूल लिंग अनुपात है। ठीक है, अगर पुरुषों के मुकाबले में लड़की की संख्या कम है तो उसे प्रतिकूल लिंग अनुपात कहोगे। अनुकूल का मतलब सकारात्मक पॉजिटिव है और प्रतिकूल का मतलब नकारात्मक निगेटिव है। तो क्या समझेगा, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है उसे प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं। जैसे कतर में, यूएई में, इस श्रेणी में 72 देश आता है। तो बताओ प्रतिकूल लिंग अनुपात में कुल कितना देश आता है विश्व में, 72। और अनुकूल लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो जिन देश में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, पुरुष कम होंगे और स्त्री ज्यादा, तो अनुकूल लिंग अनुपात होगा। जैसे में लाटविया बताओगे और इस श्रेणी में 139 देश आता है। तो अनुकूल लिंग अनुपात, प्रतिकूल लिंग अनुपात समझ में आया। महिला पुरुष के मुकाबले में ज्यादा महिला होगी तो अनुकूल है, पुरुष के मुकाबले में स्त्री कम है तो प्रतिकूल है। स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कारण क्या है, वही क्वेश्चन है जो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था ना, यही क्वेश्चन वहां बन गया कि आखिर ये कम क्यों है। तो स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है, मतलब लड़कों के मुकाबले में लड़कियां कम क्यों है। इसके पीछे यही रीजन है, भ्रूण हत्या है जिसकी वजह से लड़कियों को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों की संख्या कम हो जाता है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा होता है, घर में ही कहीं कितना लड़की होती है घर में ही मारा जाती है दान दहेज के चक्कर में। तीसरा होता है स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर हीन दृष्टि से देखा जाता है, गर्भपात भी कह सकते हो। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से लिंग अनुपात घट जाता है, यही प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण है। देखो नोट में 2 बात याद रखना, प्रतिकूल लिंग अनुपात वाला महादेश कौन है, एशिया, और अनुकूल लिंग अनुपात वाला देश कौन है, यूरोप। याद रखना यूरोप में लिंग अनुपात अनुकूल है, यूरोप में लड़की ज्यादा होती है लड़का कम होता है, और एशिया महादेश हमारा ना लड़की की संख्या कम है लड़कों की संख्या ज्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा किस महादेश में अनुकूल लिंग अनुपात है, तो एशिया, और किस महादेश में प्रतिकूल लिंग अनुपात है, तो यूरोप। ओ सॉरी यार गड़बड़ा गया, प्रतिकूल लिंग अनुपात एशिया में है और अनुकूल लिंग अनुपात यूरोप में। सॉरी ये सही लिखा है, याद रखना।
आगे देखो, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछेगा आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? देखो, विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करना आयु संरचना कहलाती है। देखो, हमारे पूरा विश्व में जनसंख्या ज़्यादा है, लगभग आज के डेट में देखोगे ना तो आज के डेट में 8 अरब से ज़्यादा जनसंख्या हमारे पूरा पृथ्वी पर हो चुका है। 2000 ईस्वी या 1999 तक हमारे देश की जनसंख्या 6 अरब थी। 1983 में 5 अरब थी, 5 अरब। आज कितना है? 8 अरब जनसंख्या। उसमें से 1 अरब 42 करोड़ तो भारत के है और 1 अरब 41-42 करोड़ चीन के भी है। तो लगभग 3 अरब के आसपास तो भारत के हो गया, भारत और चीन के हो गया है। खैर कोई बात नहीं। आयु संरचना किसे कहते हैं? तो विभिन्न आयु वर्ग में, विभिन्न आयु वर्ग का मतलब कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 60 साल, कोई 90 साल, कोई 90 साल, कोई 110 साल, ऐसे उम्र के लोग होते हैं। तो विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना आयु संरचना कहलाता है। तो विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित कर दो, विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करना आयु वर्ग कहलाता है। इसके अंतर्गत आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। आयु वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? क्या बताओगे? 3 वर्गों में। कौन कौन? एक होता है बाल वर्ग, बाल वर्ग होता है, पहला होता है बाल वर्ग और दूसरा होता है प्रौढ़ वर्ग और तीसरा होता है वृद्ध वर्ग। एक होता है बाल वर्ग, बाल वर्ग, एक होता है प्रौढ़ वर्ग और एक होता है तीसरा होता है वृद्ध वर्ग। क्या होता है? वृद्ध वर्ग। और एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, आयु संरचना किसे कहते हैं? जन्म से लेकर मरण के बीच में आयु को जनसंख्या के हिसाब से बांट देना आयु संरचना होता है। 3 भागों में बांटा गया। यहाँ परिभाषा लिख सकते हो यहीं। अब देखो, जन्म जब होता तब से लेकर 14 साल के बच्चों के बीच का जो उम्र होता है ना, उसी को हम बाल वर्ग कहते हैं। बाल वर्ग का उम्र कब से कब तक होता है? 0 साल से लेकर 14 साल तक। 0 साल का मतलब आज पैदा लिया है, आज से लेकर 14 साल तक के उम्र को हम बाल वर्ग कहते हैं। इस प्रकार के उम्र के लोग माता पिता पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसे आश्रित वर्ग भी कहते हैं। माता पिता अगर तुम्हें कुछ देंगे 2 रुपया तो जी पाओगे, नहीं देंगे तो ऐसा ही भूखे प्यासे रहोगे। इसका मतलब ये है कि इस उम्र के बच्चे माता पिता पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम इसे आश्रित वर्ग कहते हैं। दूसरे पर आश्रय है, दूसरे पर आश्रित है, दूसरे पर निर्भर है, तो आश्रित वर्ग भी इसे कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार के उम्र के इंसान दूसरे पर निर्भर होता है, खुद कमाता नहीं है, दूसरे पर निर्भर होता है। क्योंकि इस समय एक और बात याद रखना, इस प्रकार के उम्र के बच्चा काम नहीं करता है, जिसके वजह से उसके पॉकेट गर्म नहीं होता है, पैसा नहीं उसके पास होता है और देश के अर्थव्यवस्था इसमें गिरावट देखा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था तब बढ़ता है जब इंसान कमाता है। इसमें तो कमाता धमाता तो है नहीं, क्योंकि पैदा से लेकर और 14 साल की उम्र के बच्चे लड़का कितना हुआ? 9 क्लास के आसपास। 9 क्लास का लड़का कहाँ कमाता है? इसका मतलब 0 और 14 साल के बच्चा कमाता नहीं है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज देखा जाता है। अब इस प्रकार के लड़का माता पिता या दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए इस वर्ग को हम आश्रित वर्ग के नाम से भी जानते हैं। आज हम प्रौढ़ वर्ग। प्रौढ़ वर्ग 15 साल से लेकर और 59 साल तक 59 साल तक होता है। कहाँ तक बाबू? 59 साल तक होता है। इस प्रकार के आदमी ने कमाना धमाना शुरू कर देता है, इसलिए इसे हम प्रगतिशील वर्ग भी कहते हैं, कार्यशील भी कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की उम्र के लोग कमाते हैं, इसलिए इसे कार्यशील। और याद रखना, इस प्रकार के उम्र में ना जब आदमी काम करता है तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि इस समय कमाता है आदमी। जब कमाता है तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किस आयु संरचना में देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी जाती है? क्या लगाओगे? प्रौढ़। आज अब वृद्ध में क्या होता है? 60 साल से ऊपर। 60 साल से ऊपर जहां तक जियोगे ना तो सब के सब वृद्ध वर्ग होगा। इस प्रकार के उम्र के लोग काम धाम करना बंद कर देते हैं, जो कमा कर रखे होते हैं वहीं धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी अर्थव्यवस्था गिरता है, इसमें भी अर्थव्यवस्था गिरता है, लेकिन इसमें बढ़ता है। चलो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। बाल वर्ग 0 से 14 वर्ष तक के आयु संरचना को बाल वर्ग कहते हैं। इसे आश्रित वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की जनसंख्या अपने माता पिता पर निर्भर होता है। इस वर्ग का अनुपात ज्यादा होता है। इस वर्ग में आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, अर्थव्यवस्था बढ़ता नहीं है, धीमा हो जाता है। दूसरा है प्रौढ़ वर्ग। 15 साल से लेकर 59 साल तक के आयु संरचना को प्रौढ़ वर्ग कहा जाता है। इसे कार्यशील वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की जनसंख्या अपने कामों में व्यस्त होती है। इस वर्ग में आर्थिक विकास तेज हो जाता है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगता है।
और तीसरा बात आओगे वृद्ध वर्ग, 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के आयु संरचना को वृद्ध वर्ग कहते हैं। इस वर्ग में भी आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, क्योंकि जो इंसान कमा कर जो पहले से रखा होता है ना, उसी को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में धीरे से गिरावट दर्ज देखी जाती है। आज अब इसके बाद नया हेडिंग है आयु लिंग असंतुलन के उत्तरदायी कारक क्या है। आयु लिंग, देखो आयु लिंग किसे कहते हैं? उम्र के साथ लिंग में परिवर्तन आना। जैसे हम एक गांव में रख रहे हैं, जैसे हम गांव में हैं, इस गांव में हैं, अब इस गांव में देख रहे हैं कि लड़का लड़की एकदम बराबर बराबर जनसंख्या में है, 2000 लड़का है, 2000 के आसपास लड़की है। लेकिन एक समय आता है जिसके वजह से ना लड़का इस गांव को छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ना आयु लिंग में परिवर्तन देखा जाता है। थोड़ा सोचो, गांव में लड़की है 2000 और लड़का भी है 2000, अब बताओ कमाने धमाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में तो, हमारे गांव में कल कारखाना उद्योग धंधा तो है नहीं, कम क्षेत्रीय स्तर पर काम धाम करके अपने घर परिवार को चलाएं, तो कहीं ना कहीं इस गांव को छोड़कर हमें विदेश या दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस एरिया में लड़कों की संख्या घटेगा, तो लड़कों की संख्या घटेगा तो इसका मतलब लड़की की संख्या तो बढ़ेगा ना, क्योंकि लड़के यही ना है, लड़का तो चला गया, क्या पता 2000 में 1000 कहीं चलिए गया, इसका मतलब लड़का हो गया 1000, लड़की हो गई 2000, इसका मतलब लिंग अनुपात बढ़ गया। तो इसकी वजह से लिंग अनुपात में परिवर्तन देखा जाता है, लिंग में परिवर्तन देखा जाता है, आयु संरचना के लिंग में परिवर्तन देखा जाता है। इसी प्रकार उत्तरदायी कारक बता देना, ऐसी कौन सी कारक है जिसकी वजह से आयु लिंग संरचना में परिवर्तन देखा जाता है। आइए देखते हैं, पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास, चौथा ग्रामीण नगरीय जीवन। देखो जन्म दर भी लिंग में परिवर्तन करता है। कभी ऐसा भी होता है ना कि खाली लड़के हो रहा है पैदा, लड़के हो ही नहीं रही है, इससे भी लिंग में परिवर्तन देखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कहीं खाली लड़की पैदा हो लड़के ना हो, इससे भी लिंग में परिवर्तन देखा जाएगा। हो सकता है उस क्षेत्र में कहीं लड़का ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब लिंग अनुपात में आयु लिंग संरचना में परिवर्तन हुआ। आयु लिंग संरचना असंतुलन, असंतुलन मतलब परिवर्तन हो गया, ना तो बढ़ जाता है ना तो घट जाता है। असंतुलन मतलब संतुलन नहीं बन पाता है, बराबर नहीं रहता। बराबर रहने का मतलब होता है संतुलन बनाना। अगर डैमेज हो जाए, लड़की कम हो जाए लड़का ज्यादा हो जाए, या फिर लड़का ज्यादा हो जाए लड़की कम हो जाए, तो इस प्रकार असंतुलन बन जाता है। इसी असंतुलन वाले कारण को लिखना है कि ऐसी कौन सी कारक है जिसकी वजह से लिंग में असंतुलन देखा जाता है। कभी लड़की ज्यादा तो कभी लड़का कम, कभी लड़का कम तो लड़की ज्यादा। ये सब किसके वजह से? तो जन्म की वजह से भी हो सकता है, मृत्यु की वजह से भी हो सकता है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़का गया बाहर कमाने, कहीं का पता खुदा ना करे कि ऐसा कोई घटना घटे, तो क्या होता है कि लड़का कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे भोपाल त्रासदी गैस हुआ था, उसमें 600 लोग मारे गए थे, तो सबके सब लड़के न मरा था, लड़की तो मरी नहीं थी। तो बताओ उस क्षेत्र में लड़का की संख्या कम हुआ ना, लड़की बढ़ गई, इससे भी असंतुलन हो जाता है। मृत्यु से भी असंतुलन होता है, प्रवास से भी हो सकता है। जैसे इस काम में लड़का, प्रवास का मतलब क्या होता है? किसी कारणवश एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाना प्रवास कहलाता है। तो प्रवास मतलब होता है स्थानांतरण करना, एक जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह चले जाना प्रवास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाता है तो उस प्रक्रिया को हम प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन। तो प्रवास की वजह से भी असंतुलन देखा जाता है। जैसे इस काम में 2000 लड़का था, 1000 लड़का बाहर चला गया कमाने, इसका मतलब इस एरिया में लिंग अनुपात में परिवर्तन आ गया, और लड़का कम है हो गया, लड़की ज्यादा हो गई। इससे भी, प्रवास से भी असंतुलन आता है। ग्रामीण नगरीय जीवन से भी आता है। गांव में देखा जाता है लड़कों की संख्या कम हो जाता है, क्योंकि सभी लोग बाहर नगर में चले जाते हैं, तो नगर की बढ़ जाता है। तो ग्रामीण और नगरीय जीवन की वजह से भी असंतुलन देखा जाता है। ये 4 को बाबू कारण है जिसकी वजह से आयु लिंग असंतुलन के कारण बन जाता है। अगला हेडिंग है साक्षरता दर किसे कहते हैं। साक्षर वो इंसान होता है जो 7 साल से ऊपर होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा हो और दैनिक जीवन के 2 अक्षर पढ़ाई कर सके, बोल सके, लिख सके, उस व्यक्ति को हम साक्षर व्यक्ति कहते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। जो दैनिक जीवन में पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, साक्षरता दर यही है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो देखो, आर्थिक विकास का स्तर। साक्षरता दर का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो और वो दैनिक जीवन में 2 अक्षर पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, बोल सके, तो उस व्यक्ति को हम साक्षर कहेंगे, या फिर इस प्रक्रिया को साक्षरता दर कहते हैं। इस
ये देखोगे ना, साक्षरता दर कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। जैसे हम बात करें, हमारे भारत की साक्षरता दर लगभग 73 दशमलव समथिंग है, 73.4 के आसपास है। अब बताओ, हमारे भारत में 28 गो राज्य है, तो 28 गो राज्य में देखो केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। आज तो वर्तमान में 100% हो जाएगा, लेकिन हम 2011 के डाटा के अनुसार बात करें तो 93.6 के आसपास है, 93.9% है। वहीं बिहार की बात करें तो 61.8 लोग हैं। इसका मतलब यह है, केरल में जाओगे तो 93.9, मतलब 100 लोग में से 93 लोग, या फिर मान लो लगभग 94, 100 गो में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं और 4 लोग पढ़े लिखे, 6 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बिहार में देखो 61.8% है। इसका मतलब यह है, बिहार में 100 गो अगर लोगों में देखोगे तो 61 गो लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं। तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार का। किस राज्य का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो केरल का। इस प्रकार याद रखना, साक्षरता कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। यही रीजन है जिसकी वजह से हम तय करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से साक्षरता कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ये प्रभावित करने वाले कारक बताना है। तो सबसे देखो, हमदर्दी ये दिखाता है ना, जब इंसान गरीब होता है ना, उसके पास पैसा नहीं होता है तो पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। बचपन से ही उसे स्ट्रगल का फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जब बचपन से ही स्ट्रगलिंग का सामना करोगे ना कहीं अपने पढ़ाई से चूक जाओगे, पढ़ाई समय से नहीं कर पाओगे, जिसके वजह से आदमी पढ़ नहीं पाता है और साक्षर इंसान नहीं बन पाता है। और यही कारण है कि उस राज्य का साक्षरता दर कम हो जाता है। बुझाता होता क्या है? तो साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले पहला कारण क्या है? आर्थिक विकास का स्तर, मतलब रुपया पैसा। आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, धन संपत्ति में स्तर। आर्थिक विकास का स्तर मतलब यहाँ पर लिख देना, आर्थिक विकास का स्तर कम होना। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो आदमी पढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से साक्षरता में प्रभाव देखा जाता है। दूसरा, नगरीकरण। नगरीकरण में क्या होता है? नगरीकरण में भी एक प्रकार के ऐसे कारक है कि नगर के लोग ज्यादा साक्षर होते हैं, गांव के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। और तीसरा होता है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। महिला को समाज में अलग निगाह से देखा जाता है। महिला को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, महिला को ज़्यादा दूर तक पढ़ाई करने को मौका नहीं देते हैं, घर में ही रखते हैं और घर से बाहर, आज तो हालांकि कुछ लोग बाहर जाने देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि महिला को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। खूब पढ़ाएंगे तो 10 इंटर जाते, बस हो गए, चलो तार बिहार का इतनी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये कुछ कारक है जिसकी वजह से साक्षरता में प्रभाव देखा जाता है। महिलाओं की स्थिति, नगरीकरण, आर्थिक विकास। पैसा कम रहता है इसमें, इसलिए छोड़वा देते हैं। इसमें नगर में ज़्यादा होता है, गांव में कम होता है साक्षरता। महिला को कम पढ़ाते हैं और पुरुष को ज़्यादा पढ़ाते हैं, इसलिए भी साक्षरता में परिवर्तन देखा जाता है। आगे देखो, व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं? व्यावसायिक संरचना क्या होता है? ध्यान से सुनो। व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है जनसंख्या की ऐसी आयु संरचना जो कार्यशील हो। जनसंख्या की ऐसी आयु संरचना जो कार्यशील हो, मतलब काम करता हो, उसी को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। इस प्रकार के, इसके अंतर्गत 15 साल से लेकर 59 साल तक के आयु संरचना आता है। जैसे आयु लिंग संरचना देखे हो ना, 3 प्रकार का होता है, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग। तो जो प्रौढ़ वर्ग था ना, उसी को व्यवसाय कहते हैं, क्योंकि उस प्रकार के 15 और 59 साल के इंसान ना व्यवसाय करता है, इसलिए उस वर्ग को हम व्यवसायिक वर्ग कहते हैं। लास्ट हेडिंग है हमारा आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड। देखो, जनसंख्या पिरामिड और आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं? तो बताओगे, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जैसे 10वीं क्लास के फिजिक्स में पढ़े हो पिरामिड पढ़े हो ना, प्रिज्म, जिसमें 5 गो सतह होता है, उसी प्रकार यहाँ पिरामिड चलता है। तो इधर से महिला, इधर से पुरुष के जनसंख्या का लिंग अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। तो जनसंख्या के आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले जो आकृति होता है ना, उसी को हम आयु लिंग पिरामिड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से अगर हम बताना चाहें तो देखो, ध्यान से एक बार में समझ में आ जाएगा। परिभाषा समझो, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले जो आकृति होता है ना, उसी को हम आयु लिंग पिरामिड या संरचना पिरामिड के नाम से जानते हैं। अब देखो ना, जनसंख्या पिरामिड जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है। एक होता है विस्तार या वृद्धमान, इसी को विस्तार भी कहते हैं। एक होता है ह्रासमान, क्या होता है बाबू?
ह्रासमान होता है और एक होता है स्थिर मान, एक होता है स्थिर मान। देखो, अगर समय के साथ महिला और पुरुष की लिंग संरचना और जनसंख्या आयु समान अवस्था में बढ़ता रहे, समय के साथ महिला और पुरुष के लिंग अनुपात एकदम बढ़ता रहे तो उसे हम वृद्धमान कहेंगे, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। और जब समय के साथ आयु, लिंग संरचना और जनसंख्या आयु में गिरावट दर्ज देखा जाए, मतलब गिर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, जनसंख्या घट रहा है, इसमें सब मरे लहसुन, इसमें सब पाया लहसुन, तो जब इसमें घटने लगे तो उसे हम ह्रासमान कहते हैं। और स्थिर मान का मतलब होता है जब समय के साथ लिंग संरचना और आयु संरचना एकदम बराबर रहे, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं स्थिर मान, मतलब समय के साथ ना जनसंख्या रुक सा गया है। तो जब जनसंख्या बढ़े तो उसे वृद्धमान कहेंगे, जब जनसंख्या घटे तो उसे ह्रासमान, और जब बराबर है, स्थिर बना रहे, एक समान रहे, तो उसे हम स्थिरमान कहते हैं। आइए देखते हैं। पहला होता है विस्तारित या वृद्धमान जनसंख्या, इसमें जन्म दर ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें बढ़ जाता है। स्थिर, अच्छा दूसरा देखो इधर उधर लिखा गया है। ह्रासमान में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर निम्न हो जाता है, इसमें दोनों को दोनों घटने लगता है, जिसकी वजह से लिंग संरचना और आयु संरचना में गिरावट देखा जाता है। और तीसरा है स्थिर मान, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो रहता है, ठीक है। समझ रहे हो, इसमें जन्म दर हंचौगा बढ़ता है, इसलिए जनसंख्या बढ़ जाता है। इसमें जन्म दर तेजी से पैदा फट होता है, लेकिन मरल लहसुन कम, इसलिए जनसंख्या यहाँ बढ़ जाता है, इसलिए इसे हम वृद्धमान पिरामिड कहते हैं। ह्रासमान, इसमें जन्म दर कम होता है और मृत्यु दर ज़्यादा होता है, इसलिए हंचौगा घट जाता है जनसंख्या, इसलिए इसे ह्रासमान पिरामिड कहते हैं। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर समान रहता है, इसलिए इसमें समान रहने की वजह से इसे स्थिर मान कहते हैं। ना इसमें जनसंख्या घटता है और ना ही जनसंख्या बढ़ता है। तो बस यही है आयु लिंग पिरामिड संरचना। अब इसके बाद देखो तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब विश्व में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला देश कौन है, तो बताओगे लाटविया है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखो तो लगभग 35 को ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव का वीडियो बन चुका है, प्ले लिस्ट में जाओ या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो इस प्रकार का सब के सब क्वेश्चन वही मिल जाएगा, सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, थैंक यू।